Hello everyone, today we are going to start chapter 4th of Roots and Wings, class 6th. So the name of chapter is Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India. So this is the chapter about a social and political leader. कौन है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको इंडिया का आयरन मैन बोला जाता था, बिकॉज ही वॉज सो स्ट्रांग बाय हार्ट एंड ही वॉज स्टिक टू हिज, ही वॉज फर्म ऑन हिज डिसीजंस. जो भी वो डिसीजन लेते थे, जो भी वो करना चाहते थे, वो करके ही हटते थे. दैट्स व्हाई ही वॉज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया. सो लेट अस रीड द चैप्टर. मैच द फॉलोइंग निक नेम्स टू देयर पिक्चर्स. सो ये कोई कुछ हमारे इंडिया के लोग हैं. सो लेट अस सी इनके क्या निक नेम्स हैं. बाल गंगाधर तिलक. बाल गंगाधर तिलक को इंडिया में लोकमान्य के नाम से जाना जाता है. देन इज दादा भाई नरोजी. दादा भाई नरोजी इज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. एंड दिस इज सरोजनी नायडू. सरोजनी नायडू यू नो वेरी वेल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. एंड देन चाणक्य, ही इज माइशावली ऑफ इंडिया. एंड देन वी हैव भगत सिंह. Bhagat Singh is known as Shaheed Azam. And then Lal Bahadur Shastri, who is known as Man of Peace. So these all are some of the revolutionary persons or some of the persons who have done something great for India. So same like that is our सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके बारे में हम आज ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट अस रीड इट लाइन टू लाइन. Sardar Vallabhbhai Patel was a political and social leader of India who played a major role in the country's struggle for independence and subsequently guided integration into a united independent nation. क्या है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? वो एक पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और सोशल मतलब सामाजिक, पॉलिटिकल और सोशल लीडर थे, राजनीतिक और सामाजिक लीडर थे इंडिया के, जिन्होंने इंडिया की स्ट्रगल किस बारे में थी? इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए जो इंडिया की स्ट्रगल थी उसमें एक बहुत ही बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया था. एंड सब्सिक्वेंटली गाइडेड इट्स इंटीग्रेशन विद द यूनाइटेड इंडिपेंडेंट नेशन. और फिर उसके बाद जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया था उसके बाद भी काफ़ी कुछ इन्होंने गाइड किया था इंडिया को एक यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए, मतलब एक इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था. He was instrumental in persuading more than 500 princely states to merge with India after the British left the country. क्या हुआ था जब ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया को लेफ्ट कर दिया था, जब हम इंडिया आज़ाद हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे नेशंस थे जो कि अभी भी इंडिया पर राज कर रहे थे, अभी भी उनका इंडिया के काफ़ी एरिया पर राज था. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको परसुएडिंग मतलब मनाना या फिर उनको रेडी करना कुछ गिव अप करने के लिए या फिर कुछ किसी चीज़ के लिए एग्री करना. तो उन्होंने इसके लिए उन स्टेट्स को मनाया था ताकि वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाएं. फॉर हिज अनवेवरिंग कमिटमेंट to national integration and strong resolve to work for the unity of country, he is called Iron Man of India. For his unwavering commitment, unwavering मतलब wavering, wave का मतलब क्या होता है? हाथ हिलाते हैं या फिर हमारा झंडा लहराता है उसको बोलते हैं waving या wavering. तो unwavering मतलब बिल्कुल भी ना हिलना, मतलब stiff, steady. तो यही उन्होंने बोला कि उनकी जो कमिटमेंट थी वो स्टेडी थी, मतलब वो जो उन्होंने एक बार सोच लिया कि हमने इंडिया में नेशनल इंटीग्रेशन मतलब हमारे देश को इंटीग्रेट करके हमारे देश का एक सामाजिक और हर तरह से उसको स्ट्रांग बनाने की जो उन्होंने एक ठान ली थी, कंट्री में यूनिटी मतलब एकता बनाने के लिए जो उन्होंने सोचा था, वो अपने कमिटमेंट पर अडिग रहे थे, वो अपने कमिटमेंट से बिल्कुल हिले नहीं थे. इसलिए उनको इसी कारण से आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस रिमार्केबल मैन इन द फॉलोइंग लेसन. सो इस लेसन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं कि इन्होंने और क्या काम किया. रिमार्केबल मैन मतलब जिनकी प्रशंसा की जाए. तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की फोटो है, तो उन्होंने क्या काम किया इंडिया के लिए. तो वी आर गोइंग टू रीड दिस अबाउट इन दिस चैप्टर. सो लेट अस रीड इट. पॉपुलरली नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया.
इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और ये कौन है? फाउंडिंग फादर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया जो लोकतंत्र देश के रूप में जो उभरा, जो इंडिया, तो उसके लिए एक फाउंडिंग मेंबर कहा जाता है कि जो आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने भी एक बहुत अहम रोल अदा किया था। सो दैट्स व्हाई ही इज said as founding fathers of Republic of India. He played an exemplary role in getting India independent from the British rule. इन्होंने क्या किया था? बहुत ही एक एग्जाम्पलरी, मतलब जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके, जिसका उदाहरण दिया जा सके, ऐसा रोल उन्होंने प्ले किया था इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने के लिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर रूल करते थे उनसे आज़ाद कराने के लिए वल्लभ भाई पटेल जी ने एक ऐसा रोल अदा किया था जिसका कोई एग्जाम्पल दे सके, मतलब बहुत ही अहम रोल अदा किया था। हाउएवर हिज रोल इन द स्ट्रगल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस डिड नॉट एंड जस्ट विद दैट। हाउएवर मतलब वैसे तो इनका जो रोल था इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने में, जो इनकी स्ट्रगल थी, जो ये मेहनत कर रहे थे, वो सिर्फ तभी एंड नहीं हो गया था जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। ही वॉज द मैन हु गाइडेड द कंट्री टू बिकम अ यूनाइटेड इंडिपेंडेंट नेशन। यही वो मैन थे जिन्होंने कंट्री को गाइड किया था कि वो किस तरह से एक एकता वाला, एक इंडिपेंडेंट, अपने आप में आत्मनिर्भर देश बन सकता है। तो लेट अस रीड अबाउट हिज फैमिली एंड एवरीथिंग। Born to a Gujarat family in Karamsad, Sardar Vallabhbhai Patel was the fourth of the 6 children of his father, Jhaveri Bhai. So उनके फादर का नाम क्या है? जवेरी भाई। और उनके परिवार में उनके जो फादर के 6 बच्चे थे, जिसमें से 4th ये थे। 4th नंबर पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजराती फैमिली में हुआ और करमसद एरिया में हुआ। ही हैड 3 एल्डर ब्रदर्स, इनके 3 बड़े भाई थे, एंड अ यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, और इनसे छोटे एक भाई और एक बहन था। फ्रॉम अ वेरी यंग एज, मतलब एक जब ये बहुत ज़्यादा जवान थे, मतलब बिल्कुल ही एक यंग एज थी इनकी, वल्लभ भाई पटेल डिस्प्लेड रिमार्केबल मेंटल टफनेस एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। इन्होंने किस तरह का अपने आप उभर के सामने कि ही इज़ वेरी स्ट्रांग फ्रॉम हिज माइंड, मतलब इनका जो सोचने की शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति है, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ एंड बॉडीली भी ये काफ़ी ताकतवर, दिमाग से भी, मतलब इनका दिमाग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और फिजिकल बॉडी वाइज भी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। वंस ही हैड अ बॉयल इन हिज आर्मपिट। आर्मपिट बोलते हैं काख, या आपके जो अंडर आर्म्स आप बोलते हैं, आपके जो अंडर आर्म्स होते हैं उसको बोलते हैं आर्मपिट। तो उनके वहाँ पर एक बॉयल हो गया, मतलब एक काइंड ऑफ छाला हो गई, या फिर एक काइंड ऑफ कुछ जख्म हो गया। During those days in the village, the people usually went to a man who used to heat an iron rod and put it on the boil to treat it. और उन दिनों में क्या होता था, कोई इस तरह के खास डॉक्टर तो नहीं हुआ करते थे, तो जो वैद्य होते थे वो किस तरह से इस बॉयल को ट्रीट किया करते थे, एक आयरन रोड को गर्म करके फिर उस बॉयल पर लगाता था ताकि वो ठीक हो जाए, उसको ठीक करने के लिए। When young Patel went to him, he was reluctant to treat him. जब पटेल एज अ यंग मैन, जब वो बहुत ज़्यादा मतलब जवान काइंड ऑफ, ये यू कैन से बच्चे ही थे, जब वो उसके पास गए अपने बॉयल को ट्रीट करवाने के लिए, ही वॉज रिलक्टेंट टू ट्रीट हिम। वो क्या कर रहे थे? रिलक्टेंट मतलब हेजिटेट कर रहे थे, मतलब सोच रहे थे कि मैं किस तरह से इस छोटे से बच्चे को इसको ट्रीट कर पाऊंगा। वो थोड़ा घबरा रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे। बट पटेल डिड नॉट वेट फॉर द मैन। लेकिन जो पटेल थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने उसका वेट नहीं किया, एंड हिमसेल्फ प्लेस द हॉट आयरन रोड ऑन हिज बॉयल। और उन्होंने क्या किया? खुद ही अपने बॉयल पर, अपने जो छाला उनका हुआ था आर्मपिट पे, उसको खुद ही उन्होंने आयरन रॉड से अपने आप ही उसके ऊपर उन्होंने आयरन रोड रख दी थी। इट शोज़ कि हाउ मच स्ट्रांग ही वॉज एंड हाउ मच फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल बियरिंग पावर ही वॉज हैविंग। देन फर्दर व्हाट इज़ देयर? पटेल ग्रू अप टू बिकम अ बैरिस्टर। पटेल बड़े हुए, जवान हुए, तो वो एक बैरिस्टर बने, मतलब लॉयर बने, वकील बने। वर्किंग हार्ड ही ग्रेटली एक्सपेंडेड हिज प्रैक्टिस एंड हिज वेल्थ। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उस मेहनत के बलबूते पर वो उनकी प्रैक्टिस जो थी, वो जो अपना एक लॉयर बने थे, उनकी जो प्रैक्टिस थी वो बहुत अच्छी हो गई, और वो मतलब यू कैन से ही बिकेम एन एक्सपर्ट, एंड देन उनकी वेल्थ भी इंक्रीज़ होगी। ऑब्वियसली जब वो एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उनके पास काफ़ी काम आएगा, और फिर वो पैसे भी ज़्यादा कमा पाएंगे। तो सब कुछ उन्होंने एक्सपैंड कर लिया था। Meanwhile, he got inspired by the works and teachings of Mahatma Gandhi and became keenly interested in India's struggle for independence. Meanwhile मतलब उसी दौरान क्या हुआ, वो महात्मा गांधी की टीचिंग से
और उनके काम से, टीचिंग मतलब जो वो सिखाते थे और उनके जो काम थे उससे इंस्पायर हो गए, मतलब उससे प्रभावित हो गए। एंड बिकेम कीनली इंटरेस्टेड, और वो बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। किस में इंटरेस्ट लेने लगे? इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया का जो स्ट्रगल चल रहा था इंडिपेंडेंस के लिए, आज़ादी के लिए, तो उसके लिए उसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, बहुत ज़्यादा उसमें डूब गए कि मैंने भी इसमें अपना पूरा योगदान देना है। As one of the leaders of the Indian National Congress, he rose to prominence in his home state Gujarat for his outstanding work of saving the peasants of Gujarat from the oppressive policies of British Raj through Bardoli Satyagraha. इसमें क्या उन्होंने बताया कि एज अ लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये लीडर बने और इन्होंने क्या किया? प्रोमिनेंस मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग इम्पॉर्टेंट, फेमस और नोटिसेबल, मतलब इनके काम को बहुत ज़्यादा नोटिस किया गया, इनके काम का जो ख्याति थी इनकी वो हर जगह फैल गई इनके गुजरात एरिया में। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट काम किया था इन्होंने। सेविंग द पीजेंट्स ऑफ गुजरात, पीजेंट्स मतलब जो गुजरात के किसान थे, पीजेंट्स मतलब किसान, उन लोगों को जो ब्रिटिश राज हैं उनकी ऑपरेसिव, ऑपरेसिव मतलब क्रूअल, क्रूअल मतलब निर्दयता से जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई थी, बंधुआ जो मजदूर थे या फिर जो वहाँ पे किसान थे उनको दबाने के लिए, तो उन्होंने बारदोली सत्याग्रह आंदोलन छेड़कर ब्रिटिश राज की इन पॉलिसीज से किसानों को मुक्ति दिलाई थी। इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर पटेल बिकेम इंडिस्पेंसिबल फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ज़्यादा देर नहीं लगी, इट वॉजंट लॉन्ग मतलब ज़्यादा देर नहीं लगी जब पटेल ने क्या किया, पटेल क्या बन गए? इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा असेंशियल, असेंशियल पार्ट बन गए किसका? फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट, मतलब देश को आज़ादी दिलाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन बन गए, बिकॉज ही गेव हिज मैनी कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर दिस वर्क। इट वॉज फॉर हिज एबिलिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट दैट ही वॉज गिवन निकनेम सरदार। इट वॉज हिज एबिलिटी, एबिलिटी मतलब इनके अंदर जो क्षमता थी, क्या क्षमता थी? टू लीड फ्रॉम द फ्रंट मतलब आगे होके काम करना, आगे होके काम करेंगे तो ताकि बाकी लोगों को उसके साथ अपने साथ जोड़ना और फिर उनसे भी वो काम करवाना, काइंड ऑफ लीडर यू कैन से। एक जैसे क्लास में मॉनिटर होता है तो दैट्स कॉल्ड लीडर, इसी तरह से उनका भी इस तरह की एबिलिटी थी कि वो लोगों को अपने साथ लेके चलते थे, उनसे भी काम करवाते थे, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता था? सरदार, इसलिए इनका नाम पड़ गया सरदार, मीनिंग द चीफ, जिसका मतलब क्या होता है? चीफ। सरदार का मतलब क्या होता है? चीफ। पटेल इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद इस्टेब्लिशिंग द मॉडर्न ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एंड फॉर द सेम इज रिगार्डेड एज द पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स। पटेल को क्या क्रेडिट दिया गया? पटेल को क्रेडिटेड मतलब पब्लिसिटी एक्नॉलेज्ड फॉर डूइंग समथिंग, मतलब पब्लिकली किसी काम को करने के लिए उनको एक्नॉलेज किया गया, मतलब उनकी तरह से उनके ऊपर ये काम रखा गया, उनके ऊपर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। किस चीज़ की? इस्टेब्लिशिंग द मॉडर्न ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज फॉर द सेम इज रिगार्डेड, और इनको क्या कहा गया? पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स। सिविल सर्वेंट मतलब प्रशासनिक जो भी काम है, प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं, उन कामों के लिए उनको पैट्रन सेंट माना गया, मतलब इनको चीफ माना गया कि इनके अंडर ही ये सारे काम होंगे। सरदार पटेल सपोर्टेड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्कड फॉर एबॉलिशिंग एल्कोहलिज्म, अनटचेबिलिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम सोसाइटी। सरदार पटेल ने और किस चीज़ों को सपोर्ट किया, किस चीज़ों का समर्थन किया? द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन मतलब वुमेन को भी एम्पावर किया जाना चाहिए, ये नहीं कि उनको घरों में रखकर उनको कुछ भी करने का अधिकार ना दिया जाए। एम्पावरमेंट मतलब उनको पावर दी जानी चाहिए, वुमेन को भी एम्पावर किया जाना चाहिए। एंड वर्क फॉर एबॉलिशिंग एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म मतलब शराब, शराब को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, जड़ से हटाने के लिए। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? लाइक जाति के आधार पर किसी चीज़ के साथ, किसी पर्सन के साथ भेदभाव करना समाज में, जो आजकल तो कम हो गया लेकिन पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा था। तो इन सब चीज़ों को भी करने के लिए सरदार पटेल ने सपोर्ट किया कि ये सारी चीज़ें भी की जानी चाहिए। फर्दर सरदार पटेल एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द गांधी लेड क्विट इंडिया मूवमेंट, और सरदार पटेल ने क्या किया, किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया? क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में भी गांधी जी के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली, पूरे जोश के साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया। द क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन इन अगस्त 1952, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था अगस्त 1942 में ये स्टार्ट हुआ था। सरदार पटेल इन्फ्लुएंस द लार्ज क्राउड
that had assembled to take part in the civil disobedience, which included the shutdown of all civil services and refusal to pay taxes. इसमें क्या हुआ, सरदार पटेल ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, मतलब प्रभावित किया, लार्ज क्राउड मतलब बहुत सारे लोग, काफ़ी बड़ी भीड़ को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया, क्या करने के लिए, सिविल डिसओबीडियंस मतलब जो प्रशासनिक काम चल रहे थे, ब्रिटिश के जो प्रशासनिक काम चल रहे थे उनको उनकी अवहेलना करना, उनको ना मानना, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ लगाया, विच इंक्लूडेड द शट डाउन ऑफ ऑल सिविल सर्विसेज। और इसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारी प्रशासनिक सेवाएं जो थी वो बिल्कुल ही बंद हो गई थी, एंड रिफ्यूज़ल टू पे टैक्सेस, और वो टैक्सेस देने के लिए भी उन लोगों ने मना कर दिया था। ये मतलब क्या रिवोल्ट करना चाहते थे ब्रिटिशर्स को कि ये इंडिया हमारा है, आप हमारा इंडिया छोड़कर जाओ, हम आपकी कोई भी प्रशासनिक जो भी आपकी बातें हैं वो नहीं मानेंगे, आपकी सिविल सर्विसेज को हम नहीं लेंगे, हम टैक्स पे नहीं करेंगे। वो ये रिवोल्ट उन्होंने इसलिए किया, ये इस तरह का काम इसलिए किया ताकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ से भाग जाएँ। वल्लभ पटेल वॉज अरेस्टेड इन दिस एजिटेशन एंड रिलीज ओनली आफ्टर 3 years। और जब ये आंदोलन उन्होंने छेड़ा तो उसमें इनको अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया पुलिस के द्वारा, एंड रिलीज ओनली आफ्टर 3 years इन जून 1945। और जून 1945 में इनकी रिहाई हुई इस केस के अंदर, मतलब इनको जब जेल में पकड़ के बंद कर दिया गया था, इनके ऊपर केस मुकदमा कर दिया गया था, तो 1945 में जून 1945 में इनकी रिहाई हुई। और फिर क्या हुआ, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ रूल्ड इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। और इस दौरान क्या हुआ, बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, मतलब हड़तालें हुई, प्रोटेस्ट मतलब विरोध हुए, एंड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ मतलब क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ हुई इस दौरान हुई। और विद द रिजल्ट ऑफ दैट ब्रिटिश डिसाइडेड टू लीव इंडिया एंड ट्रांसफ़र द पावर टू द इंडियंस। और जब ये इतना कुछ हुआ, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनके विरुद्ध उन्होंने खड़े होना शुरू कर दिया, तो ब्रिटिशर्स ने क्या डिसाइड किया कि वो इंडिया छोड़कर चले जाएंगे और सारी पावर इंडियंस को दे देंगे। तो इसमें उन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। फिर क्या हुआ, 1945 में वो वापस आ गए थे, जेल से निकल आए थे। 1946 में क्या हुआ, पटेल वॉज नॉमिनेटेड एज द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शंस ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट। पटेल का नाम दिया गया, नाम आया, उनको नॉमिनेट किया गया, किस लिए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्शंस हुए और उसमें उनका नाम दिया गया। हाउएवर ही टर्न डाउन द पोजीशन ऑन द एडवाइस ऑफ गांधी जी, लेकिन उन्होंने इस पोजीशन के लिए मना कर दिया गांधी जी के एडवाइस के अकॉर्डिंग। गांधी जी ने जो सुझाव दिया उसको मानते हुए उन्होंने इस पोजीशन को लेने से इनकार कर दिया। इवेंचुअली पंडित नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और फिर क्या हुआ, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वो कौन बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट बन गए। आफ्टर दैट इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया फ्री हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब इंडिया आज़ाद हो गया। सरदार पटेल बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और इस फ्री इंडिया में सरदार पटेल इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर बने एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। फिर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। उस दौरान भी क्या था, जो इंडिया था वो 3 भागों में बटा हुआ था। द फर्स्ट वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो पहला भाग था वो सीधा ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। द सेकेंड वर द टेरिटरीज रूल्ड बाय हेरिडेटरी रूलर्स एंड द थर्ड वर द टेरिटरीज कॉलोनाइज बाय फ्रांस एंड पोर्चुगल। जो सेकेंड पार्ट था वो क्या था, रूल्ड बाय हेरिडेटरी रूलर्स। हेरिडेटरी रूलर्स क्या होते हैं, जैसे कोई राजा होता है किसी जगह का, तो उसका जो बेटा होता है फिर वो राजा बनता है, फिर उसका बेटा वो राजा बनता है, तो इसको बोलते हैं हेरिडिटी। मतलब जो पुश्तों से चलता आ रहा है, पुश्तैनी राज्य यू कैन से, कि जो पहले उसका बाप राजा था, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो उसको बोलते हैं हेरिडेटरी रूलर्स। एंड फिर और जो थर्ड पार्ट था वो क्या था, कॉलोनाइज्ड बाय फ्रांस, वो जिसपे पॉलिटिकल कंट्रोल किसका था, फ्रांस एंड पोर्चुगल का। फिर पटेल ने क्या रियलाइज़ किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियलाइज़ किया है, रियलाइज्ड दैट द ड्रीम ऑफ अ यूनाइटेड एंड फ्री इंडिया कुड नॉट बी अचीव्ड इफ द 3 टेरिटरीज वर इंटीग्रेटेड एज वन। उन्होंने सोचा, उन्होंने ये बात फील की, महसूस की कि हम जो चाहते थे, एक इंडिया, एक भारत होना चाहिए और आज़ाद भारत होना चाहिए, वो तभी हो सकता है जब ये तीनों टेरिटरीज़, जो ये तीनों टेरिटरीज़ थी वो सारी एक बन जाएं, तो ही हम एक फ्री इंडिया और यूनाइटेड इंडिया बना सकते हैं।
ब्लेस्ड विद प्रैक्टिकल एक्यूमेन. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्यूमेन? एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स. विद ब्लेस्ड विद प्रैक्टिकल एक्यूमेन मतलब उनके अंदर इतनी, मतलब भगवान की तरफ से कैसे उसके उनके अंदर इस तरह की शक्ति थी या इस तरह की उनके अंदर समझ थी कि वो राइट डिसीजंस लेते थे. ग्रेट विजडम मतलब और उनका ज्ञान बहुत अच्छा था. एंड पॉलिटिकल फोरसाइट मतलब एबिलिटी टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. फोरसाइट मतलब एक काइंड ऑफ यू कैन से दूरदर्शी यू कैन से, और व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर वो एक सोचने समझने की उनके अंदर समझ थी. तो ही टुक अप द अपहिल टास्क ऑफ यूनिफाइंग इंडिया. तो उन्होंने क्या किया, अपनी समझ के आधार पर, अपनी पॉलिटिकल समझ के, राजनीतिक समझ के आधार पर उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि वो इंडिया को यूनिफाइंग करेंगे, मतलब इंडिया को एक बनाएंगे. पटेल बिगेन लॉबिंग विद द प्रिंसेस एंड मोनार्क्स ऑफ सेपरेट स्टेट्स टू एक्सीड टू इंडिया. पटेल बिगेन लॉबिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस. उन्होंने क्या किया, प्रिंस और मोनार्क जो अलग अलग एरिया के प्रिंस थे या मोनार्क्स थे जो जहाँ पे राज कर रहे थे, उनके साथ उठना बैठना शुरू किया, उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू किया. और क्या किया, एंड एक्सीड टू इंडिया. किस लिए, उनको इस बात के लिए मनाने के लिए कि वो इंडिया को यूनाइटेड कर लें, इंडिया को एक स्वतंत्र राज्य बना लें. उनको इस बात के लिए बैठकर उनसे मिलना जुलना और बातें करना शुरू किया. पटेल्स अनटायरिंग एफर्ट्स एंड रिलेंटलेस अपील्स बोर फ्रूट. पटेल अनटायरिंग एफर्ट्स, अनटायरिंग मतलब टायरिंग मतलब थक जाना, टायर्ड बोलते हैं ना कि आई एम टायर्ड, मैं थक गया. और अनटायरिंग मतलब अनथक, मतलब बिना थके हुए उन्होंने जो एफर्ट्स किए, उन्होंने जो अपनी तरफ से जोर लगाया. एंड रिलेंटलेस अपील, रिलेंटलेस मतलब बार बार, नियमित, कॉन्टीन्यूस, एक ही चीज़ को बार बार कहना. तो उन्होंने जो बार बार अपनी तरफ से अपील दी थी, बोर फ्रूट मतलब उसमें फल आने लगा. जैसे कहते हैं ना कि हमने पेड़ लगाया था उसमें फल लगने लगा, उसी तरह से उनकी जो एफर्ट्स थे और उन्होंने जो बार बार जो अपील्स कर रहे थे उसका भी फल आया. एज ही सक्सेसफुली परसुएडेड 565 स्टेट्स टू मर्ज इनटू इंडिया. तो उन्होंने क्या किया, 565 स्टेट्स को मना लिया इंडिया में मर्ज होने के लिए. ओनली 3 स्टेट्स वर अनविलिंग टू एक्सीड. ओनली उस टाइम क्या थे, सिर्फ 3 स्टेट्स रह गए थे जो कि उसमें मर्ज होने के लिए, मिलने के लिए राज़ी नहीं थे. और वो स्टेट्स कौन से थे, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद. हाउएवर दीज स्टेट्स इवेंचुअली बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया. लेकिन फिर भी ये तीनों स्टेट्स भी इंडिया के ही पार्ट बने. उसके बाद क्या हुआ, फर्दर लेट अस रीड. पटेल हेल्थ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन समर ऑफ 1950. डिक्लाइनिंग मतलब कमी होना, मतलब स्तर नीचे झुकना, स्तर नीचे गिरना. उनकी जो हेल्थ थी उसका स्तर धीरे धीरे समर 1950 में नीचे गिरने लगा. इट ग्रेजुअली वर्सेंड. और वो क्या हुआ, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे उनकी हेल्थ जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी. वर्सेंड मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब. एंड ही हैड टू बी फ्लोन टू मुंबई. फ्लोन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ फ्लाई, फ्लाई फ्लो फ्लोन. तो ये क्या हुआ, फ्लाई फ्लू फ्लोन. तो ये फ्लाई की थर्ड फॉर्म है. तो वो उनको क्या करना पड़ा, मुंबई फ्लाई करना पड़ा, मतलब मुंबई थ्रू एयर वो मुंबई आ गए. वेयर ही रिक्यूपरेटेड एट बिरला हाउस. रिक्यूपरेटेड मतलब रिकवर्ड, जहाँ पर बिरला हाउस में रहकर वो अपने आप को उन्होंने रिकवर किया. उनकी बॉडी जो थी मतलब वो हेल्थ वाइज ठीक हो गई. फिर क्या हुआ, सरदार पटेल ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन 15 दिसंबर 1950 आफ्टर अ मासिव हार्ट अटैक. लेकिन उनकी तबीयत तो ठीक हो गई थी. क्या हुआ था, 1950 समर ऑफ 1950 में उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और दिसंबर 1950 में उनको बहुत बड़ा मैसिव मतलब बहुत बड़ा हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा था. और फिर उन्होंने लास्ट ब्रीथ लिया, मतलब वो उनकी डेथ हो गई. उसके बाद लास्ट बार उन्होंने सांस लिया 15 दिसंबर 1950 को. सरदार पटेल वाज पोथुमसली अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. पोथुमसली यू कैन से मरने के बाद, आफ्टर डेथ यू कैन से, उन्हें क्या अवार्ड मिला, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. इंडिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न अवार्ड से उनको नवाजा गया 1991 में, उनकी डेथ के इतने साल बाद. हिज बर्थडे विच फॉल्स ऑन 31 अक्टूबर. और उनका बर्थडे जो है 31 अक्टूबर को इज़ सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे. उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, पूरी अपने जो उन्होंने लाइफ थी उन्होंने इसलिए स्पेंड की कि वो इंडिया को यूनाइट कर सकें, उसमें एकता ला सकें. तो इसलिए उनका जो बर्थडे है 31 अक्टूबर को इंडिया में राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है. So this is all about
our chapter Sardar Vallabhbhai Patel, and this is all about his life history. I hope you all would have understood this chapter. Thank you everyone, and you all can get its question answers from the description below. And if you like the video and if you want to have more videos like this, so subscribe our channel. Thank you very much.